अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लगभग 4.5 दहाइयों से यानी 45 ईयर्स से मेरे दोस्त जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, उनके लायक वफायक साहबजादे जो भी यहाँ मौजूद हैं, जो फिल वक्त यहाँ पर नहीं हैं, नूह वगैरह सभी, और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह शुएब सिद्दीकी साहब के इस सेंटर पर आकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इतनी तगोदो, इतनी मेहनत के बाद ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आनन फानन नहीं हुआ है। खूब कमिटमेंट, खूब मेहनत और मुकम्मल डेडिकेशन के बाद में ये सेंटर कायम हुआ। इस सेंटर कोई मामूली सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुल्क की पॉलिसी मेकर्स हैं उनके यहाँ पर तैयारी हो रही। एक ऐसी फील्ड है जिस पर हमारी कौम के जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं उनकी भी नजरें जाती नहीं हैं। अच्छा, आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये उस मसनद पे, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां से उठकर फिर आप बड़ी बड़ी ओहदों पर, बड़े बड़े कुर्सियों पे पहुंचने वाले हैं, और उसकी तैयारी शुएब सिद्दीकी साहब बहुत ही अहसन तरीके से कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ताम झाम बहुत होती है और काफ़ी सारी बातें ये, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक शुएब सिद्दीकी साहब ने हर चीज़ की है। आपको लाइब्रेरी है, वाईफाई है ना, और बेहतरीन असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस है, और कामयाबी की मिसालें भी उनके पास हैं। आमतौर पर इस एग्ज़ाम को, यूपीएससी को, आईएएस का एग्ज़ाम के तौर पर जाना जाता है, जबकि उसमें और कई कैटेगरीज हैं। वो आईपीएस है, आईएफएस है, आरएस है, वगैरह वगैरह, जिसके ताल्लुक से लोग कम जानते हैं, इसलिए आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं। तो सिर्फ आईएएस बनना ये नहीं, ये सारे जो हैं वो इक्वल मर्तबा रखते हैं। ये सिविल सर्विसेज ने क्या है कि इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग का आप हिस्सा बनते हैं, उसका ये एग्जाम है। दूसरा तीसरा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसके हम पल्ला हो, इसके बराबर हो। जब डॉक्टर बनता है वो इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, कुछ प्रिस्क्राइब करता है। वो डॉक्टर जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करता है और जब पास हो जाता है तो हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर उसके अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल पॉलिसी वो तय करता है। एक इंजीनियर बनता है, 9 to 5 जॉब करता है, कमाता है, सब है। वो इंजीनियर जब यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसके बाद में वो इंजीनियरों की जो पॉलिसी है सारे मुल्क की, वो तय करता है। सारे इंजीनियर्स दूसरे अल्फाज में उसके अंडर में काम करते हैं। फिर और ग्रेजुएट आता है, नहीं वो आईएएस बनने का है, अच्छा उसका एग्जाम, हाँ मालूम है, मैंने सुना यूपीएससी, फुल फॉर्म क्या नहीं मालूम, ग्रेजुएट को नहीं मालूम। अब यहां पर जो मैं हमेशा क्या करता हूं, और शुएब सिद्दीकी साहब को मैं इसी की सलाह दूंगा कि आप ग्रेजुएट्स को मत पकड़िए, वो पहले से कुछ माइंड बना चुके हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हॉल में और घर पे जो अम्मी अब्बा की जो तकरार चली हुई है उनके दिमाग में गूंज रही है, अरे कब कमाने को लगेगा। देख तेरा वो साथी है ना, वो दुबई में गया और बैग भर भर के लेके आ रहा है। दुबई जाके क्या बना है वो? हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला, लेकिन वो बैग भर भर के लेके आ रहा है। ये हमारे कौम का एक बड़ा अलमिया है, हम शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं।
वो दाल भात खाने वाला वो शॉर्टकट्स के पीछे नहीं, उसको भी राशन पानी का मसला है, लेकिन उसमें कमिटमेंट है कि ये मुल्क की पॉलिसियां हम तय करें। ये कमिटमेंट उनके साथ में है, इसलिए उनको परवाह नहीं है कि भूखे हैं, जेब खाली है। सबसे बड़ी सवारी क्या है? साइकिल उनकी। हमारे यहाँ पर 18 साल पूरे लाइसेंस भी मिला नहीं है, लड़के लोग बाइक खरीदते हैं, उनकी साइकिल है। ये कमिटमेंट है उनका। कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। हम कामयाबी तो चाहते हैं लेकिन कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और घर से आपको प्रेशर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे कूल डाउन करेंगे? तो ये जुमला जो आगे कहने जा रहा हूं बच्चों, ये आपके जहन और दिमाग और दिल और दिमाग में ये जुमला मुसलसल गूंजते रहना चाहिए कि ये सिविल सर्विसेज का इम्तहान वाहिद इम्तहान ऐसा है कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है, डिसक्वालीफाई होने में भी फायदा है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल एबिलिटी, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि आपने जो स्कूल के 10 साल प्लस कॉलेज के 5 साल, 15 साल जो आपने नॉलेज हासिल किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स नॉलेज इस एग्जाम की तैयारी में। आप अभी उस एग्जाम को जस्ट ज्वाइन किए हैं अपनी, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है इसमें हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है। और हिस्ट्री अगर है तो कहां से है? मोहनजोदारो, हड़प्पा से लेकर अभी आज पार्लियामेंट में कहा वो क्या हुआ वहां से लग। ज्योग्राफी अगर है तो कहां से है? वो रेड सी में अभी टेम्परेचर क्या है तो वहां से लेकर तो हमारे हिमालय इसमें -डिग्री टेम्परेचर कितना चला है वहां तक की ज्योग्राफी है। सिविक्स कभी हुआ करता था, आज उसको सोशल पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा। ये सारी चीजें आपके पास में जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करके आपको मिल जाती। इसलिए ये एग्जाम देने के बाद हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है जो गवर्नर से बात कर सकता, जो कलेक्टर से बात कर, वो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। खुदा ना खास्ता अगर फेल भी हो गया तो उसको आगे कोई बोलेगा नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट, कायका अरेस्ट। उसको कायदा, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन उसको मालूम है। और बच्चों एक बात याद रखिए, खुदा ना खास्ता कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने अपने रिज्यूमे में, सीवी में, बायोडाटा में अगर आपने ये भी लिखते हैं यूपीएससी अटेम्प्टेड, दैट इटसेल्फ इज द क्वालिफिकेशन। क्यों? वो आपका इंटरव्यू ये गए, आप इसमें फेल हो गए समझिए, लेकिन वो इंटरव्यू लेने वाला ऐसा हो जाएगा, चल जाएगा, अरे बाप रे यूपीएससी अटेम्प्ट करके आया है। मतलब क्या करके आया है? ये नॉलेज का एक समंदर तैर के आया है। इसको मैं क्या सवाल पूछूं वो सोचेगा, क्या सवाल पूछूं इसको। तो आखिरी बार जब आप ये हो गए डिस्क्वालीफाई। इस एग्जाम के ताल्लुक से एक अफवाह और ये भी फैली हुई है कि इसमें जो है वो मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। देखो, लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एजुकेशन के फ्रंट पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब नहीं होता है। उसके मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। नंबर एक ये कि हिंदुस्तान भर में, महाराष्ट्र में एसएससी का इम्तहान देने वाले बच्चों की तादाद है 17.5 लाख। 17.5 लाख बच्चे हर साल महाराष्ट्र में खाली एसएससी का इम्तहान देते हैं। हम ढूंढा करते थे बरसों से, इसमें कोई भुला भटका बंदा हमारी कौम का नजर आ जाए। भुला भटका बंदा नहीं, इन 17.5 लाख बच्चों पर हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, तबा खान, वाजिदा कारीगर, जो अलमास सैयद, ये वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने 17.5 लाख बच्चों पे टॉप किया है।
आपको नहीं लगता उनके पेपर जब मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, डिप्टी मंत्रालय तक गए होंगे कि इन मुस्लिम बच्चों को जो है रोको, नहीं रोक पाए। और होता ही नहीं है ऐसा कुछ जिसके लिए वो ऐसा कुछ बिल्कुल तय करके बैठे हैं कि मुस्लिम बच्चा है तो रोकने का उसका नहीं है। सिंपल फार्मूला इन बच्चों ने भी कहां से अपनाया, क्या अपनाया कि तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी जंप लगाई, तासुब धरा के धरा रह गया। तासुब का अंधेरा जितना गहरा है बच्चों, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपनी काबिलियत को 2x बनाओ। एक मिसाल नहीं, दूसरी मिसाल मैं यूपीएससी की ही दूंगा कि भाई प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेन एग्जाम है, इंटरव्यू के टाइम पे तो आपकी आइडेंटिटी पूरी मालूम पड़ रही है, ये दाढ़ी टोपी वाला है, मदरसे से फारिग है, ये लड़की जो है हिजाब में है, वहां पर जबकि 275 मार्क्स का है, वहां पर समझो एक ऐसा पैनल बैठा हुआ है, उसने तय कर लिया ये दाढ़ी टोपी वाला है, हिजाब लड़की, उसको 0 दे देगा, 0। समझो ऐसा होता नहीं, बिलफर्ज आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम में 1400-1500 स्कोर करने से कौन रोका है? अब वो करने के बाद अगर ये पैनल अगर उसको 0 देता है, ये पैनल पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ही पूछने वाले हैं ना कि भाई ये क्या है, वो लड़के को इतने अच्छे मार्क्स इसके मिले और वो इंटरव्यू में आपको आप 0 दे रहे हैं, 5 मार्क्स दे रहे हैं, 2 मार्क्स, क्या क्या सवाल पूछे थे आपने उनको सवाल पूछने वाले भी लोग हैं। ऐसा नहीं होता है। तीसरी एक मिसाल मैं अपनी जाती मिसाल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं, उन्हें 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सही तरीके से मेहनत कर दी हो। मेरी बड़ी बेटी ने MBBS किया, JJ से MD किया, और चंद साल पहले जब MD का रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने MD में यानी मेडिकल के सबसे बड़े एग्जाम में महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटीज में टॉप कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब गूगल पे जाइए, मेरी बेटी का नाम टाइप करिए, डॉक्टर मुजना मुबारक कापड़ी, अब देखेंगे वो टॉप, और मुकम्मल हिजाब में रहती है। अब जरा आप देख लीजिए MD का एग्जाम जो है वो आपके इससे कैसे मिलता जुलता एग्जाम है, और ओरल एग्जाम जो होता है। 4 पेपर थ्योरी के थे तो लगभग उसको फुल मार्क्स मिले, तब तक तो मालूम नहीं रहता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान मिले। जो इंटरव्यू था वो 4 इंटरव्यू लेने वाले लोग रहते और लगभग 1-1 घंटे का हर एक का इंटरव्यू, चारों गैर मुस्लिम थे और मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में थी। उसकी सहेलियां, अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो वो 2 गोल्ड मेडल थे। तो पहला गोल्ड मेडल थ्योरी का वो तो मिला ही मेरी बेटी को, लेकिन जो वाइवा का जबानी एग्जाम का जो ये था उसमें भी वो पूरे महाराष्ट्र की टॉपर थी। देखो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, वो चारों एग्जामिनर ये लिख सकते थे इस बच्ची ने एक भी सही जवाब नहीं दी, सारे गलत जवाब दी, कुछ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इस आपके एग्जाम में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, 0 ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वाकई काबिल लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, ये ऐसा तासुब वाला खेल नहीं खेलते हैं। ये अफवाह किसने फैलाई है? हमारे जो कम्युनिटी के जो ऐदी लोग हैं ना, ऐदी समझे, बंबई की जबान है ये, ऐदी यानी क्या, कामचोर, लापरवाह, सुस्त, काहिल, और ज़्यादा डिक्शनरी मेरे लफ्ज नहीं इसके ज़्यादा है ना, वो लोगों ने क्रिएट किया तासुब का वावेला। समझिए, एजुकेशन की फ्रंट पे कोई तासुब नहीं हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और हर जगह पर जो है ना एक हिकमत भी तो कोई चीज होती है ना, बात है। हम बात कर रहे थे कि तासुब वगैरह कुछ होता नहीं है। पर 3 एग्जाम्पल दिया मैंने कि 17.5 लाख बच्चों पे हमारे SSC के हमारे टॉप किए हैं। UPSC में जो है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस में कौन रोका हुआ है। और ये मैं अपनी ज़ाती मिसाल, यहाँ पर आपको जो याद रखने का है कि छोटे भाई बहन भी आपके घर में, कोई जो है वो देरी नहीं होती, उनको अभी से आप जहन बना दीजिए 8वीं 9वीं 10वीं से। आप इसका बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई ये सब फैमिली में सब डॉक्टर हैं, सब इंजीनियर हैं।
अरे डॉक्टर का बाप बनो ना, डॉक्टर खाली बने हुए क्यों तुले हुए, इंजीनियर का बाप बनो। अब और कोई ग्रेजुएट ये कर दिए। तरीका क्या होता है? देखो पहले जो है बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, किसी हद तक बेंगलोर, हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से क्रैक क्यों करते हैं? वो प्लानिंग उनके घर में पहले से बनती है कि अगर एसएससी में 95% मार्क्स मिले, हमारे यहाँ पर 95% यानी वो साइंस में ही जाएगा, डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है। ये जो स्टेट से क्रैक करते थे वो क्या करते थे, 95% वाला बच्चा आर्ट्स में जाता था। क्यों? रोज 2 घंटा आर्ट्स की स्टडी, रोज 8 घंटा यूपीएससी की तैयारी, 11, 12, FY, SY, TY, 5 साल जो रोज 8 घंटा यूपीएससी की तैयारी करे, दुनिया की कोई ताकत उसको IAS या IPS IRS ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकती। अब ये पहले एक समझो आर्ट्स वालों की एक अजारादारी थी। अभी जो सीसैट में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आया है तो वहां पर थोड़े से वो लोग कमजोर पड़ते, उसको अपनाना है। और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आर्ट्स में भी हैं तो मैथमेटिक्स को गले लगाओ, मैथमेटिक्स से मत भागो। बच्चों ये हमने दुनिया को दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया है, ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन हमने दिया पूरी दुनिया को। उसकी नई जनरेशन मैथमेटिक्स से भागती है, क्यों भाई? मैथमेटिक्स जो है इट्स लाइक ए टॉनिक फॉर योर ब्रेन। आपकी दिमाग की जो चक्की जो चलती है ना मशीन, वो मैथमेटिक्स के ऑयल से चलती है। ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर उसके बताऊंगा आखिर क्या वजह है कि आप मैथमेटिक्स से भागते हैं। और मैं इसलिए बताऊंगा कि वो जो लॉजिकल और रीजनेबल जो आपको ये हो जाती है, आपकी जो जहनियत बन जाती है वो मैथमेटिक्स से बन जाती है। क्यों लगता है मुश्किल आपको मैथमेटिक्स? नंबर 1 उसका नाम है फोबिया, डर, खौफ बिला वजह का। मैं इसकी मिसाल दूंगा। अगर आपने सुना कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 10 लोग मर गए, अब यकीन रखिए कि 3 लोग ही ऐसे होंगे जो ट्रेन के एक्सीडेंट से कटपिट के मर गए, 7 लोग उस एक्सीडेंट के खौफ से मर गए, करके मर गए। अगर आपने सुना कि एक स्कूल में, एक बस्ती में, एक मोहल्ले में 10 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए, अब यकीन रखिए 3 बच्चे ही ऐसे थे जो एक कमजोर थे, स्लो लर्नर थे, दिमागी कमजोर थे, कुंद जहन थे, 3, और 7 बच्चे वो मैथमेटिक्स के खौफ से बोले, अरे मैथमेटिक्स, अरे पाइथागोरस, अरे ट्रिग्नोमेट्री, अरे 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 बुक को हाथ में लगाएंगे, अरे अरे अरे, समझ गए? तो खौफ, डर निकाल। दूसरी वजह जिसके उसको मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है, और वो ये है कि वीक फाउंडेशन, कमजोर बुनियाद। अभी क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की मेहरबानी से आप 8वीं पास हो जाते हैं, कब पास? स्कूल की मेहरबानी से 9वीं पास हो जाते हैं, 10वीं में आके बैठे हुए, टीचर पढ़ा रही है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको 7 का पहाड़ भी नहीं आ रहा है, सब बम्पर जा रहा है ऊपर से। तो 10th में आके बैठे और पहाड़े नहीं आ रहे, वजह क्या है उसकी? बुनियाद कमजोर आपकी। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये बुनियाद कमजोर होने की वजह क्या है? मैथमेटिक्स को ये पसंद नहीं है कि उसके पीरियड में कोई एब्सेंट रहे। अब मजाक में एब्सेंट, लड़के लोग एब्सेंट काय के लिए रहते हैं? IPL के मैच के लिए। लड़कियां काय के लिए एब्सेंट रहती हैं? पूरे हिंदुस्तान में लड़कियां एब्सेंट रहने की एक ही वजह, शादी और मंगनी। कि दुल्हन कैसी सजी हुई उसको देखने के लिए, कि बचपन से कान में तो एक दिन को दुल्हन बनने का, एक दिन IAS ऑफिसर बनने का नहीं, एक दिन दुल्हन बनने का, एक दिन दुल्हन बनने का, एक दिन दुल्हन बनने का है। तो उसके सज धज देखने के लिए वो मंगनी और शादी दोनों में जो है वो एब्सेंट। मतलब मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में जो एब्सेंट रहेगा तो जिंदगी भर साइन थीटा को सिन थीटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या प्रोनाउंस किए टीचर ने मालूम ही नहीं ना। एब्सेंट मत रहिए। यहां पर भी आप हैं, एक दिन भी पूरा बारिश हो रही है, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जाम हो गया रास्ते और ये वो, आइए। एब्सेंट रहने से तसलसल जो टूट जाता है वो फिर ये नहीं होता है ना। तो वो आप जो है फाउंडेशन वीक, अभी भी उसका एक मामला है। आप किसी अच्छे ट्यूटर टीचर को पकड़िए, भाई मैं गलती से 12वीं पास होके आया हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे को 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है, वहां से शुरू करो।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, वहां से होते होते है ना सर्कल, ट्रायंगल, वहां से होते होते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 महीने में आपको लेके आएगा, 1 महीने में। मैथमेटिक्स मुश्किल है, मैं तो रट्टा मोती बंद बता, इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स। अगर तो मुश्किल होता तो फिर आपके लेवल पे, आपके एज के लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता हो। तीसरी और आखिरी वजह, मैं एक मैथमेटिक्स से बात कर रहा हूं, वो अप्लाई होता है साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसकी तीसरी और आखिरी वजह क्या है कि जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, आपका मैथमेटिक्स के स्टडी करने का तरीका गलत होता है। आई विल गिव द एग्जांपल। तो जो एक एक्सरसाइज है उसमें 10 सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप क्या करते हैं, लॉन्ग नोटबुक लेते हैं, उसमें एक नंबर सम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ईमानदारी से बोल, क्या करते लड़के लोग, फिर क्या करते हैं, सेकंड वाला अटेम्प्ट करते हैं, हाँ करते क्या, ईमानदारी से बोल। फिर क्या बोलते हो नहीं, अरे सेकंड तो वही सही है, थर्ड खाली प्लस माइनस डिफरेंस है, चौथा मेरे को आता है, पांचवा मैं एग्जाम में करूंगा, छठा और भी आसान है, सात, अरे 10 में से 1 सॉल्व किए, 10% एफर्ट्स और आपको 90% रिजल्ट चाहिए, मुमकिन है क्या? कुरान को फिर से रेफर करो, सूरह नज्म नंबर 53 आयत नंबर 39 40 41, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अजर, कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये कुरान की इक्वेशन है। एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, टैलेंट इज इक्वल नहीं। मेरे यहाँ पर कुछ हमारे बम्बई गाइडेंस सेंटर है, वहाँ पर माएँ आती हैं, मेरे बेटे ने एसएससी में 75% मार्क्स में लिए, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, मुबारक हो। तो आगे क्या बोलती है, मालूम है मेरे बेटे ने कितने स्टडी किया, खाली 15 दिन स्टडी किया और 75% मार्क्स लिया। बोला आपका बेटा बेवकूफ है, वो नाशुक्र है। 15 दिन के बाद उसको अगर 75% मार्क्स मिले, इतना टैलेंटेड है, अगर उसने 3 महीने स्टडी किया होता तो 85 मिले होते, उसने अगर 4-5 महीने स्टडी किया तो 95 क्रॉस किया होता। मैं आपको कहने का जा रहा हूं बच्चों, टैलेंट का सिक्का नहीं चलता है, मेहनत का सिक्का चलता, क्योंकि पूरे कुरान में टैलेंट का, जहानत की कोई गारंटी नहीं दी है कि वो ज़हीन है, वो ज़हीन ही रहेगा। हम खुद आप देखते हैं आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे थे जो टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करते थे। आज उनकी जिंदगी इतनी नाकाम है, हाथ ऊपर करने की दूर बात रही, वो गर्दन ऊपर करके भी चल नहीं सकते। दूसरी बात देखिए, ये मैथमेटिक्स की ये बात, आखिरी बात याद रखिए, तो 10 सम हैं, खाली इंडिया में नहीं, थ्रू आउट जो वर्ल्ड, सारे सिलेबस में। तो पैटर्न क्या होता है, अगर 10 सम है एक्सरसाइज में, तो पहले 4 सम जो है 1 2 3 4 ये सिमिलर, नहीं एक जैसे, वो भी सॉल्व करने की है सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5 से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है, 5 और 6 डिफिकल्ट, 7 और 8 ट्विस्टेड यानी घुमा फिरा के, ऐसा खाने की बजाय ऐसा खाने का। 9 और 10 स्मार्ट क्वेश्चन। ये हर जगह पैटर्न है। तो आप खाली एक अगर सॉल्व करते हैं, 2 सॉल्व तो उससे काम नहीं होता है, समझ गए? तो आपको जो सब सॉल्व करने का है, इसका मतलब मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या अभी बोलो? मैथमेटिक्स इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश। एक लफ्ज मेरे माइंड में है, इंग्लिश में है, वो कौन जवाब देगा? मैं 10 रुपया इनाम दूंगा। 10 रुपया है मेरे पास, मैं मुंबई से 10 रुपया लेके आया हूँ। हाँ मेहनत के, बोलो। मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 10 रुपया नहीं है सर, डायरेक्ट 100 रुपया है। अभी शोएब भाई से उधार लूंगा, बाद में उनको मनी ऑर्डर से भेज दूंगा 10 रुपया। नहीं 20 रुपया। लेकिन ये बताना तो पहले जवाब तो आने दीजिए। मैथमेटिक्स इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश। एक ही वर्ड है, 3 बार रिपीट किया हूं, और इंग्लिश वर्ड है। अरे वेरी गुड। ये अभी क्या हुआ उनमें 10 रुपए 3-4 लोगों ने एक साथ बोल दिया, तो 2.5 रुपए कहाँ बांटेंगे हम लोग? कहाँ समझ गए क्या?
बाद में शेफ सर 5-5 रुपए देंगे, 4 लोगों ने एक साथ बोला प्रैक्टिस इज प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस एंड सो ऑन। समझ गए? हमारा मैथमेटिक्स सॉल्व करने का तरीका ही गलत है। हम लोग जो है उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपकी मेहनत इज इक्वल टू 0। वो थोड़े राजा महाराजा की कहानियां पढ़ रहे हैं आप लोग, घसने का है, लिखते बैठने का है सभी। समझ गए? इसलिए आपको ये लगता है। अब आपको सबसे बड़ा अगर मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है तो उसके सामने हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये यही चीज है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समझ गए? अब का मामला वो जो 4-5 साल से कोई समझो या 3 साल से कम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आप समझो अभी शुरू की, 1 महीना पहले शुरू की, फर्क क्या है? टैलेंट का नहीं है, आप उनसे ज्यादा होशियार होंगे, लेकिन उसके पास टाइम था, उसने 3 साल उसमें लगा दिया, तो इस वजह से उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उसने क्या किया? प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस किया। और वो उस वक्त अब डिटरमाइंड नहीं थे एग्जाम देने का, अब टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस वो अगर फार्मूला नहीं अपनाते हैं तो फिर मुश्किल है। समझ गए? ये चंद बातें थी, इंशाल्लाह फिर कभी आना होगा तो मैं तफसीली बातें और भी सब्जेक्ट वाइज ये मैं करूँगा। जैसे मेरा इसमें हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे याद रखने की है ना। देखो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से, लेकिन मुझे अगर कोई एग्जाम देने की है कल आपके साथ में यूपीएस, तो मैं हिस्ट्री में दूंगा, क्योंकि मैं जो है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर आज तक की मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मन, पहले तुगलक के, पहले खिलजी, पहले समुद्रगुप्त के, पहले चंद्रगुप्त, ये सारी चीजें मेरा शौक है, वो जो है वो ऐसा है। तो वो चीजें भी कैसे याद रखने की है ना। जैसे ज्योग्राफी में मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कश्मीर गांव मालूम है, महाराष्ट्र मालूम है, और महाराष्ट्र को लग के छोटी सी गोवा है इसलिए मालूम होगा, और छोटी सी लंबूतरी केरला है, और लेकिन वो 7 स्टेट जो है ना, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, सिक्किम है ना। अगर मैं यहाँ पर एक खाली नक्शा बनाऊं तो आप बताएंगे क्या मेघालय कौन सा है, मणिपुर कौन सा है, त्रिपुरा कौन सा है, नागालैंड कौन सा है, सिक्किम कौन सा है, बाकी बताएंगे आप उसको कौन सही है। बिल्कुल इसके साथ में इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्मार्ट स्टडीज का एक तरीका अपनाया। आप सब गाने याद रखते हैं और बुरे गाने भी याद रखते हैं, मतलब आपकी मेमोरी ठीक है, सब ठीक ठाक है, तो एक कुटपटांग सा गाना याद रखो 1 लाइन का, आराम नाम मत। मैं उर्दू में पहले बता रहा हूं आपको, आराम नाम मत, और जब आसाम है ना, आराम। उसके देखो आसाम के तो सबसे ज्यादा बारिश आसाम, उसके बाजू में मेघालय। अब मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कैसे याद रखेंगे? बारिश होती है बादलों से, बादल को हिंदी में कहते हैं मेघ, तो मेघालय, तो इसलिए आसाम के बाजू में मेघालय। ठीक है, नाम मत, नागालैंड। अब यहाँ 2 म आ गया, तो इंग्लिश में पहले MA मणिपुर आता है, फिर MI मिजोरम आता है, तो मणिपुर ऊपर मिजोरम नीचे, त्रिपुरा है ना, नाम मत तो त्रिपुरा। और एक स्टेट है सिक्किम, वो उधर बाहर कैसे गई? 1947 में इंडिया आजाद हो गया, 47 का उल्टा है 74 में वो स्टेट इंडिया में आई, इसलिए वो दूर दूर लटक रही है, लटकने दो उसको, उसका नाम है सिक्किम। समझ गए? मेरे पास इसलिए कैसे हिंदुस्तान के सारे दरिया आंखें बंद करके बोलेंगे, ये घूमती है, तापती है, ये कैसे ही, इसको स्मार्ट स्टडीज, मतलब आपका दिमाग सब ठीक है, लेकिन उसको एक स्मार्ट स्टडी से आप इजी बना सकते। इंशाल्लाह फिर कभी हम ताल्लुक से बातें करेंगे, ये बहुत सारी दुआओं के साथ में, क्योंकि मेरा एक ओपन प्रोग्राम है, इस वजह से मैं यहाँ पर इस वक्त इतनी बातें करके, अब मायूस मत हो जाइए, नाकामी पे मायूस नहीं हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें फेल होने में भी फ़ायदा है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का, और क्यों कैसे मैं ज़बरदस्त अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ढेर सारी दुआओं के साथ में आपसे मैं रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।